हेलो गाइज, आपका हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास ये अपनी फोर्थ क्लास है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपके लिए एक सीरीज को शुरू कर रखा है जिसमें हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो पीछे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर हम साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ से जो है वो करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी बेहतरीन क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो पंडित जसराज हैं ये इनका संबंध है शास्त्रीय गायन से भाई। ठीक है, शास्त्रीय गायन थे अपने कौन भाई? पंडित जसराज। तो शास्त्रीय संगीतकार थे पंडित जसराज। और कौन से घराने से संबंधित थे? तो ये थे भाई मेवाती घराने से। ठीक है, मेवाती घराने के संगीतकार थे कौन? पंडित जसराज भाई। और इनका 2020 में क्या हो गया था भाई? 2020 में इनका निधन हो गया था। और इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म होता है 28 जनवरी 1930 को। 28 जनवरी 1930 को जो इनका जन्म है वो कहाँ पर होता है? तो वो होता है अभी फतेहाबाद के अंदर जो इनका जन्म होता है। और आपसे पूछें कि इनका जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी भाई न्यू जर्सी के अंदर, अमेरिका में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। और पंडित जसराज को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई। तो पंडित जसराज को पद्म विभूषण से 2000 में जो है वो सम्मानित किया गया था। 2000 में इनको पद्म विभूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था। और जो अपना अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का जो नाम है वो किसके नाम पे रखा भाई? तो वो रखा पंडित जसराज के नाम पे। क्यों रखा? क्योंकि ये जो क्षुद्र ग्रह है इसका जो अंक था, इसका जो नाम था वो कितना था भाई? तो वो था 300 128, यानी कि क्या 1930 और अपना 28 और 01। तो ये जो इनका नंबर था, ये पूरा जो नंबर है किससे रिलेट कर रहा था? पंडित जसराज के जन्म दिवस से जो है रिलेट कर रहा था। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने जो है वो क्षुद्र ग्रह का नाम किसके नाम पे रखा भाई? पंडित जसराज के नाम पे रखा गया। और क्षुद्र ग्रह ये किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं भाई क्या? क्षुद्र ग्रह। तो आपसे पूछ ले कि जो पंडित जसराज जो अपना क्षुद्र ग्रह है ये किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाएगा? तो किन ग्रहों के बीच में पाया जाएगा अपना ये? तो ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है पाया जाएगा। कथा लेखन, तो कथा लेखन में वो आएंगे जो अपना कोई कहानी, उपन्यास वगैरह लिखने का काम करते हैं। जैसे अरुंधति रॉय का संबंध पूछे आपसे तो वो कथा लेखन में आएगा। जो है अपने सलमान रुश्दी हो गए, झुम्पा लाहिड़ी हो गई, चेतन भगत हो गए, तो इनका संबंध किससे है? कथा लेखन के क्षेत्र से है। और शास्त्रीय नृत्य, तो प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने हैं? 9 शास्त्रीय नृत्य हैं प्रेजेंट टाइम में भारत में। और 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है अभी? तो वो है छऊ। छऊ ये भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य है। और जो शास्त्रीय वाद्य यंत्र हैं जैसे शहनाई हो गया, तो शहनाई से संबंध किसका है? बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान वो किससे बिलोंग करेंगे? अपना शास्त्रीय वाद्य से होंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पंडित जसराज का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध अभी शास्त्रीय गायन से इनका संबंध था। और कौन से घराने से थे? तो ये थे भाई मेवाती घराने से थे पंडित जसराज भाई। और इनको 1975 में कौन सा अवार्ड दिया गया था? पद्म श्री अवार्ड। पद्म श्री अवार्ड ये इनको कब दिया गया था भाई? तो इनको दिया गया था 1975 में। ठीक है, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के रूप में ज्ञात नेत्र रोग का इलाज करने के लिए निम्न में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किसका यूज करते हैं हम निकट दृष्टि दोष में? तो इसमें यूज किया जाता है अभी अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का यूज किया जाता है अगर कोई रोगी अपना निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसकी आंख में जो है अपना किस लेंस का उपयोग करेंगे? अवतल लेंस का, जिसको हम क्या बोल देते हैं? कॉनकेव लेंस में। ठीक है, कॉनकेव लेंस का जो है वो यूज किया जाता है। और उत्तल लेंस का यूज हम कहाँ पर करेंगे? तो जिस व्यक्ति को अपना दूर दृष्टि
दोष होगा भाई, ठीक है, दूरदृष्टि दोष होगा। दूरदृष्टि दोष के लिए हम कौन से लेंस का यूज करते हैं नेत्र में, तो वो किया जाता है उत्तल लेंस का जो है वो यूज किया जाता है। और जिस व्यक्ति को अपना दूर का भी नहीं दिखाई देता और नजदीक का भी नहीं दिखाई देता, तो उसके लिए अपना कौन सा लेंस यूज होता है, तो वो होता है भी उभयांतर लेंस। कौन सा होता है भी उभयांतर लेंस। तो यहाँ पर पूछा गया है मायोपिया, या फिर मायोपिया को आप क्या बोल सकते हो, निकट दृष्टि दोष जो इसको बोल सकते हो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं किसका भाई, अवतल लेंस का जो यूज किया जाता है। जो लेंस की क्षमता है उसको किस में मापा जाता है, तो लेंस की क्षमता को जो है वो डायोप्टर में मापा जाता है, ठीक है। लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है भाई, डायोप्टर। ये अपनी लेंस की क्षमता को मापा जाता है किस यूनिट में, डायोप्टर में मापा जाता है। भारतीय संविधान में 101वां संशोधन किससे संबंधित है, तो 101वां जो संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है भाई, तो इसका संबंध है किससे, जीएसटी से जो है इसका संबंध है, माल और सेवा कर से अपना संबंध है भाई को इसका 101वें संविधान संशोधन का। और आपसे पूछें कि भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था, तो भारत में जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जीएसटी डे के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और जीएसटी को लागू करने वाला भारत कौन से नंबर का देश है, तो जीएसटी को लागू करने वाला भारत विश्व का 161वां देश है। और भारत में सबसे पहले जीएसटी को किस राज्य में लागू किया गया था, तो भारत में सबसे पहले जीएसटी को असम राज्य के अंदर जो है वो लागू किया गया था। और विश्व में बात करें तो विश्व के अंदर सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू किया गया था भाई, तो विश्व में सबसे पहले फ्रांस देश में जीएसटी को लागू किया गया था। और किस वर्ष में किया गया था ये, 1954 में फ्रांस देश के अंदर जो है इसको लागू किया गया। और भारत के अंदर जो अपना जीएसटी अपनाया गया है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो वो है भाई कनाडा देश के मॉडल पर आधारित, ठीक है। कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है अपना क्या भाई, जीएसटी। और जीएसटी आपसे पूछे कैसा कर है, कैसा टैक्स है जीएसटी, तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स अपना अप्रत्यक्ष कर है अपना क्या भाई, जीएसटी। और जीएसटी जो भारत में लागू किया गया, आपसे पूछे कौन सी समिति के सिफारिश पर, तो समिति ध्यान रख लेना, विजय केलकर समिति, ठीक है। कौन सी, अपनी विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जो है भारत के अंदर क्या लागू किया गया, जीएसटी को लागू करने का जो है वो काम किया गया। ये अपना विधेयक तो कौन सा होगा भाई, तो विधेयक तो होगा अपना ये 122वां। और संविधान संशोधन कौन सा होगा अपना ये, तो ये होगा 101वां संविधान संशोधन होगा। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार भारत में कितने हैं प्रेजेंट टाइम में संविधान में, तो भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं अपने संविधान के अंदर। और मौलिक अधिकार ये भारत ने किस देश से लिए हैं, तो अमेरिका देश से ग्रहण किए हैं भाई, अमेरिका देश से ग्रहण किए हैं भारत ने संविधान में क्या, मौलिक अधिकार। और आपसे पूछे मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो उस समय पर थे 7, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हैं भाई, 6। और नागरिकता अधिनियम तो सबसे पहले अपना कब आया था, 1955 में। और फिर इसमें संशोधन किया गया 2019 में, अपना नागरिकता संशोधन अधिनियम को लाया गया। और 2019 वाला लागू कब हुआ था भाई, 10 जनवरी 2020 को, ठीक है, 10 जनवरी 2020 को जो है लागू किया गया था। काम का अधिकार, तो जो काम का अधिकार है ये अपना किस आर्टिकल के तहत आता है, तो काम का जो अधिकार है ये अपना आता है नीति निर्देशक सिद्धांत में भाई, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है अपना क्या भाई, काम का अधिकार। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जो नाबार्ड है इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई, मुंबई के अंदर जो इसका मुख्यालय स्थित है। नाबार्ड, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये अपनी किसकी फुल फॉर्म होगी, नाबार्ड की फुल फॉर्म होगी। ये एक प्रकार का क्या है अपना कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी भाई, 12 जुलाई 1982 में भाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई। और आपसे पूछे कौन सी समिति की सिफारिश पर जो है वो नाबार्ड की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी भाई शिव रमन समिति की सिफारिश पर, शिव रमन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की जो है वो स्थापना की गई थी। बेंगलुरु के अंदर जो है वो कौन से बैंक का मुख्यालय है, तो केनरा बैंक भाई, केनरा बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। और केनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1906 में केनरा बैंक की जो है वो स्थापना की गई थी। और यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है भाई, तो यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर जो है वो यूको बैंक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो भारत का कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय है। मुंबई में और किस किस के मुख्यालय है भाई, एसबीआई का मुख्यालय पूछे आपसे तो मुंबई में है। अपने
भारत का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है भाई? तो इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। एचडीएफसी बैंक का भी मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। पीएनबी बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पर है? मुंबई के अंदर जो इसका मुख्यालय है। और प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछे कि जो नाबार्ड है इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रेजेंट टाइम में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं भाई केवी साजे। ध्यान रख लेना, ये केवी साजे ये प्रेजेंट टाइम में क्या है भाई? नाबार्ड के अपने अध्यक्ष हैं। और कुछ टाइम पहले ही बेंगलुरु के अंदर जो है रूस का एक बैंक है जिसका नाम है सबेर बैंक भाई। सबेर बैंक किस देश का है? रूस का बैंक है। और इस बैंक को जो यूनिट है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी रूस के द्वारा? बेंगलुरु के अंदर ही, ठीक है। तो रूस के द्वारा सबेर बैंक का जो यूनिट है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? बेंगलुरु में जो है वो स्थापित किया गया था। और इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर जो इसका मुख्यालय है। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है भाई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है मेंडेलीव की आवर्त सारणी में? तो इसको क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है, पीरियड भाई, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? पीरियड कहा जाता है। 36 लाइन यानी कि जो आपको ऐसे दिखाई दे रही है ये अपनी हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, इनको हम क्या कहेंगे? तो इनको कहेंगे हम क्या? पीरियड। और ये आपको जो खड़े दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, तो ये अपने क्या है भाई? तो ये अपने क्या है? ग्रुप है, ठीक है। ये अपने क्या है? ग्रुप है। तो जो अपना वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप या यानी कि समूह है। और जो अपना क्षैतिज लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पीरियड। और जो मेंडेलीव है इनको क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है भाई, ठीक है। आवर्त सारणी का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मेंडेलीव को। और मेंडेलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई थी तो इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो किस आधार पर इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था? तो वो भी ध्यान रख लेना, एटॉमिक मास के आधार पर भाई, ठीक है। एटॉमिक मास के आधार पर यानी कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज किया था। और आपसे पूछें कि आवर्त सारणी का यानी कि पीरियोडिक टेबल का जो मॉडर्न फादर है, सॉरी, और अगर आपसे पूछें कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका फादर किसको कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भाई हेनरी मोजले को। और हेनरी मोजले ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में, तो उन्होंने किस आधार पर किया था एलिमेंट्स के? एटॉमिक नंबर के आधार पर भाई, ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर हेनरी मोजले के द्वारा जो है वो एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया गया था। और वर्तमान में बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं भाई? 118 हैं भाई, ठीक है। और 118वां एलिमेंट कौन सा है? ओगनेनसम, ठीक है। ओगनेनसम ये अपना पीरियोडिक टेबल का 118वां एलिमेंट है भाई। और लिथियम सबसे हल्की धातु कौन सी है अपनी? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। और जो जिसको हम चाकू से काट सकते हैं तो वो धातुएं कौन सी हैं? तो वो है सोडियम और पोटेशियम है भाई। और जब मेंडेलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को तैयार किया था तो उस समय पर कितने ग्रुप थे और कितने पीरियड थे? तो उस समय पर ध्यान रख लेना, पीरियड तो अपने कितने थे जितने प्रेजेंट टाइम में हैं, तो पीरियड की संख्या तो 7 ही थी, लेकिन ग्रुप जो थे यानी कि समूह है, समूह कितने थे भाई? तो समूह थे 8। यानी कि जब मेंडेलीव के द्वारा पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी तो उसमें पीरियड कितने थे? 7 थे। और ग्रुप नंबर की संख्या कितनी अपनी? तो वो 8 थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बात करें तो अपना पीरियड तो कितना है? 7 ही है, आवर्त तो 7 ही है, लेकिन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट टाइम में कितने हैं भाई? तो वो है 18, ठीक है। वर्तमान में कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप है अपने पीरियोडिक टेबल में। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्य परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यानी कि राज्यसभा में भाई, राज्यसभा में जो भारत का राष्ट्रपति होता है ये कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है? तो ये करता है भाई 12 सदस्य को। तो 12 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। मनोनीत करने का काम करते हैं वे कौन? राष्ट्रपति। और ये जो 12 सदस्य होते हैं ये अपना किससे संबंधित होते हैं? जैसे कोई अपना साहित्य से संबंध होगा किसी का, या फिर किसी का विज्ञान से हो गया, विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर कला के क्षेत्र में, या फिर कोई समाज सेवी है, इनसे रिलेट करके जो है सदस्य होते हैं। और इन्हीं सदस्यों का जो चुनाव है, 12 सदस्यों का चुनाव वो कौन करते हैं भाई? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और प्रेजेंट टाइम में बात करें तो भारत की राष्ट्रपति कौन है भाई? तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ये भारत के प्रेजेंट टाइम में 15वें नंबर की क्या है भाई? ये राष्ट्रपति हैं। और
राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 1952 में। 1952 में जो है वो राज्यसभा का गठन किया गया था। और राज्यसभा का प्रथम सभापति पूछिए आपसे तो वो कौन थे भई? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये क्या थे भई? भारत की राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है अभी? राज्यसभा का सभापति होता है। जो राज्यसभा है ये कौन से आर्टिकल में आएगी अपना? 80 आर्टिकल में। अनुच्छेद 80 में किसका वर्णन है? राज्यसभा का वर्णन है। और संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और सदन के बारे में बात करें तो संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा और लोकसभा। और राज्यसभा अपना कौन-सा सदन होता है? तो ये होता है अभी उच्च सदन। उच्च सदन जो है वो किसको कहा जाता है? राज्यसभा को जो है वो कहा जाता है, जिसका सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। तो प्रेजेंट टाइम में भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है भई? तो वो है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ये भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। और जो राज्यसभा का सदस्य बनेगा तो उसके लिए कितनी उसकी उम्र होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य के लिए? तो उसके लिए होनी चाहिए भई 30 वर्ष, ठीक है? कोई व्यक्ति अपना राज्यसभा का सदस्य बनता है तो उसकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए भई? 30 वर्ष जो उसकी आयु होनी चाहिए। और जो राज्यसभा है इसका कभी क्या नहीं हो सकता भई? तो इसका विघटन नहीं हो सकता। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है भई कितने साल के लिए? 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है? और फिर हर 2 वर्ष में जो है वो 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर होते हैं अपने राज्यसभा में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने जो सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं, तो वो कितने किए जाते हैं भई? 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। और अभी नई संसद में आपसे पूछें कि जो राज्यसभा की सीट है वो कितनी है भई? तो नई संसद में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 384। 384 संसद है के अंदर अपनी राज्यसभा की जो है वो क्या है भई? सीटें हैं। संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचित संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की थी? तो संविधान सभा के गठन के लिए जो पहली बैठक है ये किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी भई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो आयोजित की गई थी। और इस बैठक के जो अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय पर वो कौन बनाए गए थे भई? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये अपने किसके अध्यक्ष थे भई? तो ये अध्यक्ष थे किसके? जो संविधान सभा का गठन किया गया था उस समय पर प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन ये कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी थे भई, ठीक है? अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसके बाद में फिर 2 दिन के बाद में ही 11 दिसंबर 1946 को एक स्थायी सदस्य चुन लिया गया, स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया। और वो स्थायी अध्यक्ष कौन बने भई? तो वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के प्रथम स्थायी जो है ये अध्यक्ष थे। जो संविधान है अपना वो कौन से मिशन के तहत जो है इसकी सिफारिश की गई थी? तो 1946 में आया था अपना कौन-सा भई? कैबिनेट मिशन, ठीक है? कैबिनेट मिशन ये भारत में आया था 1946 में। कैबिनेट मिशन की तर्ज पर जो अपना संविधान को बनाने का जो है वो काम किया गया था संविधान सभा के द्वारा। बीबी का मकबरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो जो बीबी का मकबरा है ये पड़ता है अपना कहाँ पर भई? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है क्या? बीबी का मकबरा, ठीक है? बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है बीबी का मकबरा। और इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा भई। औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। और औरंगजेब की पत्नी थी, क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम की याद में जो इन्होंने बनाया था कौन-सा भई? बीबी का मकबरा। और प्रेजेंट टाइम में बात करें तो जो औरंगाबाद शहर है इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो संभाजी नगर कर दिया है भई, ठीक है? संभाजी नगर ये किसका नाम कर दिया है बदल कर? तो औरंगाबाद का नाम बदल कर संभाजी नगर जो है वो कर दिया है भई, ठीक है? और एक महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम था उस्मानाबाद भई, उस्मानाबाद। तो उस्मानाबाद का नाम बदल कर क्या किया है अपना? धाराशिव किया है। क्या नाम किया है भई? धाराशिव। तो बीबी का मकबरा ये अपना कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर के अंदर है, जिसका प्रेजेंट टाइम में नाम क्या है? संभाजी नगर है। और एक मकबरा काफ़ी पूछा जाता है, एतमाद दौला का मकबरा भई। कौन-सा? एतमाद
दौला का मकबरा, एतमाद दौला का मकबरा ये भारत में कहाँ पर है? तो एतमाद दौला का मकबरा जो है अपना ये पड़ता है आगरा के अंदर भाई। आगरा में पड़ता है अपना ये मकबरा, जिसको किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था भाई, जो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ, उन्होंने अपने पिता मिर्ज़ा गयास की याद में बनवाया था। कौन-सा भाई? एतमाद दौला का मकबरा, जो भारत में कहाँ पर है? आगरा के अंदर बना हुआ है ये, और पित्तर दुर्रा शैली के अंदर बना हुआ है। कौन-सा भाई? एतमाद दौला का मकबरा। मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए यानी कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज जो है वो किसके लिए किया जाता है? ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इसका यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा ना, बीपी हाई हो जाता है अपना, बीपी लो हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर हाई को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे भाई? हाइपरटेंशन। और ब्लड प्रेशर जब अपना लो होता है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हाइपो। हाइपो का मतलब ही होता है कम होना, तो उसको कहा जाता है भाई क्या? हाइपोटेंशन कहा जाता है। और एक आपने सुना होगा डायस्टोल और सिस्टोल। डायस्टोल और सिस्टोल ये क्या है? तो डायस्टोल अपना ये है ब्लड प्रेशर के लिए है 80 एमएम एचजी, और जब अपना ब्लड प्रेशर 120 एमएम एचजी मैक्सिमम, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोला जाता है भाई क्या? सिस्टोल। ठीक है, तो डायस्टोल अपना जब अपना ब्लड प्रेशर 80 एचजी हो तो उसको हम डायस्टोल बोलते हैं, जो अपना मिनिमम होता है, माना जाता है इसको। और सिस्टोल अपना 120 एचजी, इसको हम सिस्टोल बोलते हैं। अच्छा, गैल्वेनोमीटर इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं भाई? तो विद्युत प्रवाह के लिए, विद्युत मापने के लिए यूज किया जाता है किसका? गैल्वेनोमीटर का। और डायोप्टर ये तो आपको पता है, लेंस की क्षमता को मापने के लिए, लेंस की क्षमता को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई? तो वो यूज किया जाता है डायोप्टर का। और यहाँ पर बात हुई है अपना ब्लड से, तो ब्लड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस ये मनाया जाता है भाई 14 जून को। 14 जून को मनाया जाता है, क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर का जो है वो जन्म दिवस आता है, और उनके द्वारा जो है वो खोज की गई थी किसकी भाई? अपने ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। तो 14 जून को मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आरबीसी जो है अपनी रेड ब्लड सेल, और आपसे पूछें कि ब्लड सेल जो है वो कौन-कौन सी होती हैं? तो होती है आरबीसी होती है, अपनी प्लेटलेट्स होती है, और अपनी क्या होती है भाई? डब्ल्यूबीसी होती है। संख्या में सबसे ज़्यादा कौन-सी होती हैं ब्लड में? आरबीसी होती हैं, और संख्या में सबसे कम कौन-सी होती हैं? डब्ल्यूबीसी। और साइज़ में सबसे बड़ी कौन-सी होती हैं? डब्ल्यूबीसी होती हैं, और साइज़ में सबसे छोटी कौन-सी होती हैं अपनी? तो वो होती हैं भई आरबीसी, ठीक है? और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो वो होता है भई 120 दिन। 120 दिन एक इसका जीवन काल होता है, तो ये अपना आरबीसी का जीवन काल होता है। और क्या आरबीसी के जो अपना सेल होते हैं, क्या इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है? तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। 1920 के दशक के दौरान भारत के किस राज्य में आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था? तो जो आत्मसम्मान आंदोलन है, ये शुरू किया गया था तमिलनाडु राज्य के अंदर, ठीक है? तमिलनाडु राज्य के अंदर ये आंदोलन शुरू हुआ था। और बात करें कब हुआ था अपना, तो 1925 में इसको शुरू किया था, यानी कि 1920 के दशक में जो ये शुरू हो गया था। और शुरू करने का काम है किसके द्वारा किया गया? ईवी रामास्वामी आयंकर के द्वारा भाई, ठीक है? ईवी रामस्वामी ईवी रामस्वामी नायकर के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। कौन से आंदोलन को? आत्मसम्मान आंदोलन को। और इसका अर्थ क्या था, मतलब यानी कि समाज जो है अपना, जो सामाजिक अपनी जो व्यवस्था है उसमें जाति, धर्म और भगवान के बिना हम एक तर्क संगत समाज बना सके, इसके लिए शुरू किया था। और जो ब्राह्मणवादी, जो अपने रूढ़िवादी जो चीज़ें थी उनको तोड़ने को इसको शुरू किया गया था। और समाज में जो अपने पिछड़े वर्ग हैं और महिलाओं के सम्मान के अधिकार के लिए जो है इसको शुरू किया गया। तो भारत में आत्मसम्मान आंदोलन ये अपना तमिलनाडु राज्य में जो है ये शुरू होता है। तमिलनाडु जिसकी वर्तमान में राजधानी क्या है भाई? चेन्नई इसकी राजधानी है। और वर्तमान में इसके सीएम कौन है? एम के स्टालिन भाई, एम के स्टालिन ये प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है अपने? आर एन रवि ये प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु राज्य के क्या हैं भई? ये मुख्यमंत्री हैं। और महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम के बारे में बात करें तो वो कौन है भई? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में ये सीएम हैं। और राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के? रमेश बैस। रमेश बैस ये महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी अपनी लखनऊ है,
और इसका सीएम वर्तमान में कौन है भाई? योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है। और प्रेजेंट टाइम में इसकी गवर्नर कौन है? तो इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल भाई। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की ये क्या है? राज्यपाल हैं। पश्चिमी बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है और वर्तमान में यहाँ पर सीएम कौन है? ममता बनर्जी यहाँ पर वर्तमान में सीएम है। और राज्यपाल कौन है पश्चिम बंगाल के? तो वो है भाई सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस ये वर्तमान में पश्चिमी बंगाल राज्य के क्या है भाई? राज्यपाल हैं। अच्छा, चेन्नई के अंदर अपना किसका मुख्यालय है? तो चेन्नई के अंदर चमड़ा अनुसंधान है भाई। चमड़ा अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर है। और जो भारत का पहला ऑन साइट स्थल संग्रहालय, ये भी ध्यान रख लेना, भारत का पहला ऑन साइट संग्रहालय, ऑन साइट स्थल संग्रहालय एक कहाँ पर बनाया जाएगा? तमिलनाडु राज्य के अंदर जो है इसका निर्माण किया जाएगा। और तमिलनाडु के अंदर ही जो है भारत का पहला फूड म्यूजियम भाई, ठीक है, भारत का पहला जो डिजिटल फूड म्यूजियम है कहाँ पर स्थापित किया गया है? अपना तमिलनाडु के तंजावुर में जो इसको स्थापित करने का काम किया गया है भाई। और तमिलनाडु की जो अपनी लैंग्वेज है वो कौन सी है भाई? तो वो अपनी कौन सी? तमिल है भाई। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? नंद किशोर सिंह है भाई, ठीक है। तो 15वां वित्त आयोग चल रहा है वर्तमान में और उसका अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह जो इसके अध्यक्ष हैं। और आपसे पूछें कि वित्त आयोग का गठन संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 280 के तहत जो है वो वित्त आयोग का गठन किया गया है। और वित्त आयोग की स्थापना के बारे में बात करें तो इसका गठन कब किया गया था? 1951 में जो है वो वित्त आयोग का गठन किया गया था। और भारत के प्रथम जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे भाई? तो वो थे केसी नियोगी। केसी नियोगी ये भारत के प्रथम वित्त आयोग के क्या थे भाई? ये अध्यक्ष थे। और प्रेजेंट टाइम में बात करें कि भारत की वित्त मंत्री कौन है? तो वो है भाई निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ये भारत की क्या है प्रेजेंट टाइम में? वित्त मंत्री हैं। और जो वित्त आयोग है काम क्या करता है? तो केंद्र और राज्य सरकारों के जो वित्त की स्थिति है उसका आकलन करने का काम कौन सा आयोग करता है भारत का? तो वो करता है भाई वित्त आयोग। और जो वाई.वी. रेड्डी थे ये अपने 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे भाई, ठीक है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.वी. रेड्डी। प्रेजेंट टाइम में अपना 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसका अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है अपना कौन सा भाग है भाई? तो वो कौन सा है अपना? भाग 4। भाग 4 में किसका वर्णन है? नीति निर्देशक सिद्धांत का जो है वो वर्णन है अपना भाग 4 में। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये भारत ने किस देश से ग्रहण किए हैं? तो संविधान में ये हमने लिए हैं आयरलैंड से भाई। और आयरलैंड ने भी नकल की थी वैसे स्पेन की, लेकिन हमने नकल की है किसकी? आयरलैंड की। तो भारत में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है भारत ने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से जो है भारत के द्वारा लिए गए हैं। तो प्रेजेंट टाइम में अपना जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये कौन कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये अपना 36 से 51 भाई, 36 से 51 आर्टिकल में किसका वर्णन है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अपना एक आर्टिकल है आर्टिकल 39A बी। आर्टिकल 39A में क्या प्रावधान है? तो यहाँ पर राज्य जो है अपना ये मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। मुफ्त कानूनी सहायता ये अपना किसके तहत आता है? तो कौन से आर्टिकल में आएगी मुफ्त कानूनी सहायता? आर्टिकल 39A में। और आर्टिकल 49 में क्या है भाई? तो जो अपनी राष्ट्रीय धरोहर या फिर जो अपने स्मारक हैं उसका संरक्षण करना राज्य की जिम्मेवारी है। तो ये अपना किस आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल 49 में आएगा। और एक आर्टिकल है अपना आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 इसके अंदर क्या है? तो समान नागरिक संहिता में, समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जो है वो क्या है भाई? वर्णन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत का जो अपना हिस्सा है कि कौन से भाग में आएगा? तो इस संविधान के भाग 4 में आएगा। भाग 2 में आपको पता है क्या है अपना? नागरिकता है भाई, ठीक है। नागरिकता सिटीजनशिप ये अपना किसके अंदर है? भाग 2 में है। और संघ अपना संघ किस आर्टिकल में है? तो ये अपना भाग 5 में। और कहाँ से शुरू होता है अपना ये? तो 52 से लेकर 151 तक भाई, ठीक है। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक अपना संघ चलता है। और भाग 3 में तो वो कौन सा है अपना? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये संविधान के किस भाग में आते हैं भाई? तो ये आते हैं भाग 3 में। और भाग 4A में पूछिए आपसे तो भाग 4 में ए में आते हैं भाई मौलिक कर्तव्य।
भाग 4 ए में आते हैं मौलिक कर्तव्य, और प्रेजेंट टाइम में मौलिक कर्तव्य कितने हैं भारत में? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार हैं 6। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है भाई? तो वो है कोबालमिन। क्यों हो इसका नाम कोबालमिन? क्योंकि इसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु जो है ये पाई जाती है। और ब्लू विटामिन भी कहा जाता है अपना किस विटामिन को भाई? विटामिन बी 12 को जो है वो कौन सा विटामिन कहा जाता है? ब्लू विटामिन जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। और थायमिन, इसका नाम क्या है अपना? तो कौन से विटामिन को थायमिन कहा जाता है? तो विटामिन बी 1, ठीक है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और राइबोफ्लोविन, तो ये अपना किसका है? विटामिन बी 2 का नाम है। और नियासिन, ये अपना विटामिन बी 3 का नाम है, ओके। और आपसे पूछें कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अपने जल में घुलनशील होते हैं, और एक होते हैं अपना वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील है वो अपने वसा में नहीं होंगे, और जो वसा में है वो अपने जल में घुलनशील नहीं होंगे। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं अपने? विटामिन बी और सी, ये अपने जल में घुलनशील है। और विटामिन जो अपने वसा में घुलनशील है वो कौन से? तो आप एक शब्द ध्यान रख लेना, कीड़ा भाई, ठीक है, कीड़ा। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये अपने किस में घुलनशील हैं? वसा में घुलनशील हैं। और सबसे कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन सा है, यानी कि जिसके सबसे ज़्यादा टाइप हैं, तो वो कौन सा है भाई? तो वो है विटामिन बी। बात करें कि विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? रासायनिक रेटिनोल है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड ये कौन से विटामिन का नाम है भाई? विटामिन सी का नाम है। और विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल ये किस विटामिन का नाम है? तो कैल्सीफेरोल है अपना विटामिन डी का। और विटामिन ई का नाम क्या है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ई का नाम है। और विटामिन के का नाम क्या है? फ्लोक्वेनिन। फ्लोक्वेनिन ये अपना कौन से विटामिन का नाम है भाई? विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्वेनिन। तो 2 टाइप के अपने विटामिन होते हैं। विटामिन जो अपने जल में घुलनशील होते हैं वो अपने बी। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा विटामिन अपना जल में घुलनशील नहीं है? जैसे आपको ऑप्शन में दे दे बी 1, बी 2, अपना बी 3 और एक अपना वी, तो कौन सा होगा जो जल में घुलनशील नहीं है? तो आपको दिखाई दे रहा है ना, सारे बी के तो अपने घुलनशील हैं, चाहे कोई सा टाइप हो। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा फिर? अपना आंसर होगा ई भाई। और आपसे पूछें कि क्या हमें विटामिन से कोई एनर्जी मिलती है? तो हमें विटामिन से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि विटामिन से हमें कितनी एनर्जी जो है वो मिलती है? तो ऑप्शन में होता है 0%। तो हमें विटामिन से कोई भी क्या नहीं मिलती भी? एनर्जी नहीं मिलती। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सोंडोल नृत्य कहा जाता है? तो ये है भाई लद्दाख। लद्दाख के अंदर अपना एक लोक नृत्य है, और उस लोक नृत्य का नाम क्या है? सोंडोल नृत्य है लद्दाख में। और जो ये सोंडोल नृत्य है ये प्रकार से जो अपना बौद्ध धर्म है उससे रिलेट करता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो अपने बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। सोंडोल नृत्य ये लद्दाख का है। लद्दाख के अंदर और कौन कौन से नृत्य हैं? जैसे हेमिस नृत्य ये किस राज्य का है? तो ये भी अपना लद्दाख का ही है। चैनमो, चैनमो नृत्य। और एक नृत्य है चाम, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाम नृत्य का संबंध किससे है? तो ये अपना लद्दाख से ही है, चाम नृत्य। और जम्मू कश्मीर का भी एक काफ़ी फेमस नृत्य है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रऊफ नृत्य भाई, राउफ या रऊफ नृत्य, ठीक है। रऊफ नृत्य किस राज्य का है? तो अपना यूटी है, जम्मू कश्मीर, उसका है अपना रऊफ नृत्य। और कर्नाटक के बारे में बात करें तो यहाँ का अपना फेमस है कौन सा भाई? यक्षगान नृत्य। यक्षगान नृत्य अपना किस राज्य का है भाई? कर्नाटक राज्य का है यक्षगान नृत्य। और उत्तराखंड का कौन सा नृत्य है? पांडव नृत्य, ये अपना है उत्तराखंड का। और एक नृत्य है छेड़िया नृत्य भाई, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के कौन से नृत्य हैं? तो अरुणाचल प्रदेश का एक अजीलामू, अजीलामू नृत्य किस राज्य का है भाई? अरुणाचल प्रदेश का है। और एक है हिरोई नृत्य, हिरोई नृत्य ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। और मयूर नृत्य भी, मयूर नृत्य भी कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सोंढोल नृत्य जो एक लोक नृत्य है ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत के लद्दाख में। और लद्दाख भारत का क्या है? एक यूटी है। और यूटी इसको कब बनाया गया था भाई? तो इसको यूटी बनाया गया था कब? 31 अक्टूबर 2019 को भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जिसमें अपना लद्दाख था और कौन सा? जम्मू कश्मीर।
निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की? तो ये की गई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से कहाँ कर ली, दौलताबाद कर ली। और दौलताबाद ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र का ये शहर है दौलताबाद। और जो महाराष्ट्र का शहर है दौलताबाद, पहले इसको देवगिरी कहा जाता था। ठीक है, और फिर बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, दौलताबाद कर दिया। तो यहाँ पर दिल्ली से पहले दिल्ली राजधानी थी इस व्यक्ति की, मोहम्मद बिन तुगलक की, फिर इसने अपनी राजधानी क्या कर ली, दौलताबाद कर ली। और इसको क्या कहा जाता है, एक तरीके से पढ़ा लिखा मूर्ख बादशाह किसको कहा जाता है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है वो कहा जाता है। और तुगलक वंश यानी कि जो तुगलक वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन थे भाई, तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ये तुगलक वंश के प्रथम शासक थे। और सबसे शक्तिशाली शासक कौन से रहे थे तुगलक वंश के, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक को भारत में इनको क्या कहा जाता है, तो भारत में नहरों का जो जनक है वो किसको कहा जाता है भाई, फिरोज शाह तुगलक। क्यों, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा नहर ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। और जो गयासुद्दीन तुगलक हैं इनके द्वारा शुरुआत की गई थी नहरों को बनवाने की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नहरें बनवाई थी वो किसके द्वारा बनवाई गई थी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने कौन से वंश की नींव रखी, तो इन्होंने मामलुक वंश, कौन सा वंश है, मामलुक वंश, जिसको हम क्या बोल देते हैं, गुलाम वंश भाई। तो गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में। और 1210 में इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, किसकी भी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। और इनको क्या कहा जाता था, इनको लाख बख्श भाई, लाखों में दान करते थे ये, लाख बख्श की उपाधि किसको दी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। और इब्राहिम लोदी जो है, इनको जो है 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में किसका सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। और 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके द्वारा जीता गया, बाबर के द्वारा जो युद्ध जीता गया। तो लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे, इब्राहिम लोदी थे। और अलाउद्दीन खिलजी ये अपना खिलजी वंश से संबंधित थे, जिनके द्वारा घोड़ा दागने की प्रथा को शुरू किया था भाई। तो जो घोड़ा दागने की प्रथा है ये शुरू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और जो बाजार नियंत्रक प्रणाली है वो भी किसने शुरू की, अलाउद्दीन खिलजी। और इसका एक प्रमुख सेनापति था जिसका नाम क्या है, मलिक काफूर भाई। मलिक काफूर ये किसका एक सेनापति था, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय पर था अपना सेनापति मलिक काफूर, जिसको क्या कहा जाता था, 1000 दिनारे में इसको खरीदा था, इसीलिए इसको 1000 दिनारे के नाम से जो है वो जाना जाता था। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो जो पंचमढ़ी है ये अपना पड़ता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में भाई। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में अपना कौन सा हिल स्टेशन है, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है कौन सा, पंचमढ़ी हिल स्टेशन, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में पड़ता है। और जो सतपुड़ा है इसको हम क्या कहेंगे, तो इनको कहेंगे हम 7 पर्वत भाई। सतपुड़ा का अर्थ क्या है, तो सतपुड़ा का अर्थ है 7 पर्वत। और जो नर्मदा नदी है अपनी, नर्मदा नदी जो है वो अपना कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक में सतपुड़ा के उत्तरी पूर्वी छोर से जो है निकलती है और पश्चिमी अरब सागर में जाके गिर जाती है अपनी क्या भाई, नर्मदा नदी। और एक क्वेश्चन कई बार आया है कि अरावली जिला ये भारत के किस राज्य में है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अपना क्या राजस्थान में है, या फिर ये अपना एमपी में है, या फिर अपना ये गुजरात में है। तो ध्यान रख लेना, अरावली जो राज्य है ये पड़ता है गुजरात में। ठीक है, गुजरात राज्य के अंदर है अपना अरावली। तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, कौन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली जो अपना जिला है वो किस राज्य में है अपना, तो ये पड़ता है गुजरात राज्य में। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर भाई। जो माउंट आबू के अंदर अपनी अरावली की चोटी है सबसे ऊंची कौन सी है, गुरु शिखर। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई, 1722 मीटर। 1722 मीटर ये गुरु शिखर की जो है वो क्या है भाई, ऊंचाई है। और शिवालिक जो अपनी पर्वत श्रृंखला है ये अपनी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर मिट्टी के रूप में जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी ये किसको कहेंगे हम, काली कपास की मिट्टी को भाई। ठीक है, काली कपास की मिट्टी को हम क्या बोलेंगे, रेगुर मिट्टी भी बोल सकते हैं, या फिर उल्टा पूछ लिया यहाँ पर, रेगुर मिट्टी को और क्या कहा जाता है, तो काली कपास की मिट्टी। क्योंकि जो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो कौन सी होती है भाई, तो वो होती है काली मिट्टी।
विश्व में बात करें तो कपास का उत्पादन किस देश में सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होता है चीन देश में। और कपास उत्पादन के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत है भई सेकंड स्थान पे है भारत। और विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भई 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को कौन-सा दिवस मनाया जाता है भई? विश्व कपास दिवस के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था भाई? तो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया था। और कहाँ से शुरू किया था इन्होंने? तो इन्होंने शुरू किया था भाई मुंबई से। मुंबई से जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? करो या मरो भाई। करो या मरो नारा ये महात्मा गांधी के द्वारा कौन से आंदोलन में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे भाई? तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ये उस समय पर क्या थे? भारत के वायसराय थे। तो मुंबई का एक अपना पड़ता है गोवालिया टैंक मैदान पे। गोवालिया टैंक मैदान वहां से इसको शुरू किया था। और इस गोवालिया टैंक मैदान में जो है झंडा फहराया था किसके द्वारा? अरुणा आसफ अली के द्वारा जो है वो भारत का तिरंगा फहराया गया था। आपसे पूछें कि जो ज़ीरो आवर ऑपरेशन है ये कौन से आंदोलन के तहत जो है वो चलाया गया था? तो ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर ज़ीरो आवर ऑपरेशन को जो है वो चलाया गया था। और जो अरुणा आसफ अली है वैसे उनको क्या कहा जाता है भारत का? तो ग्रैंड ओल्ड लेडी ये किसको कहा जाता है भाई? अरुणा आसफ अली को जो है वो कहा जाता है। और तो ध्यान रख लेना महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। और इसको हम किसके नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति के नाम से भी जो इसको जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को भी। और वैसे महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया था भाई? असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू किया था। और 1917 में कौन सा? चंपारण चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था भाई? 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह जो है वो हुआ था। तूफान डेनियल ने किस देश में तबाही मचाई? तो जो तूफान डेनियल है इसने लीबिया देश के अंदर जो है वो तबाही मचाने का काम किया, ठीक है। और ये जो तूफान डेनियल है ये कहाँ पर आया था? तो ये आया था भाई भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में आया था कौन सा तूफान भाई? डेनियल तूफान। और इस तूफान के दौरान जो है वो एक शहर पड़ता है लीबिया का, कौन सा? डरना शहर। तो जो डरना शहर के 2000 व्यक्ति जो है इसके अंदर मारे गए थे इस तूफान में, ठीक है। डरना शहर के 2000 व्यक्ति मारे गए थे तूफान डेनियल में। अभी 2023 में कौन-कौन से चक्रवात आए हैं तो उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछें कि 2023 का प्रथम चक्रवात कौन-सा है? तो वो कौन-सा है अभी? तो वो है मोचा चक्रवात। मोचा चक्रवात ये अपना 2023 का प्रथम चक्रवात है। और ये कहाँ पर आया था अपना मोचा चक्रवात? कहाँ पर उठा था ये? बंगाल की खाड़ी में। और मोचा नाम इसको किसके द्वारा दिया गया? यमन देश के द्वारा जो है वो मोचा नाम दिया गया था। और एक चक्रवात जिसने भारत में काफ़ी तबाही मचाई थी गुजरात राज्य के अंदर, बिपोरजोय भाई। बिपोरजोय चक्रवात इसका नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? बांग्लादेश के द्वारा जो इसका नामकरण किया गया था। और बिपोरजोय ये कहाँ पर उठा था? तो ये उठा था भाई अरब सागर की खाड़ी में। अरब सागर की खाड़ी में उठा था अपना कौन-सा तूफान भाई? तो अपना कौन-सा चक्रवात है? तो वो उठा था भाई बिपोरजोय चक्रवात भाई, ठीक है। और आपसे पूछें कि एक चक्रवात है अश्विनी चक्रवात, इसका नाम किसके द्वारा दिया गया? तो अश्विनी चक्रवात का नाम दिया गया श्रीलंका देश के द्वारा। और एक चक्रवात है गुलाब चक्रवात। गुलाब चक्रवात किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? पाकिस्तान के द्वारा। और एक है ताऊकाते चक्रवात। ताऊकाते चक्रवात ये किसके द्वारा नाम दिया गया था? म्यांमार देश के द्वारा इसका नाम दिया गया। और जावद चक्रवात, तो जावद चक्रवात इसका नाम दिया गया किसके द्वारा भाई? सऊदी अरब के द्वारा जो इसका नाम दिया गया था। सिमोना हालेप पर डोपिंग मामले में 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो जो सिमोना हालेप हैं इनका संबंध किस खेल से है अभी? तो ये एक टेनिस की प्लेयर हैं। और अभी इनके ऊपर जो है वाडा के द्वारा क्या लगाया गया था? 4 साल का जो है वो प्रतिबंध लगाया गया था। हालाँकि अभी इन्होंने याचिका दायर की है इसी के खिलाफ, ठीक है। तो देखो इसको अ, हटाया जाता है नहीं, लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में तो इनके ऊपर लग रखा है भई 4 साल का प्रतिबंध। तो सिमोना हालेप ये अपना किसकी खिलाड़ी हैं? टेनिस के। और कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? रोमानिया से बिलॉन्ग करती हैं भई कौन? सिमोना हालेप। आपसे पूछें कि टेनिस में साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है,
जो किस कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर जो है खेला जाता है। और दूसरा ग्रैंड स्लैम कौन-सा होता है? फ्रेंच ओपन होता है दूसरा ग्रैंड स्लैम, जो किस कोर्ट पर खेला जाता है? क्ले पर खेला जाता है, मिट्टी पर खेला जाता है। तीसरा ग्रैंड स्लैम कौन-सा होता है? तो वो होता है अभी विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन ये अपना किसके ऊपर खेला जाता है? ग्रास के ऊपर, घास पे खेला जाता है विंबलडन ओपन। और लास्ट वाला होता है अपना यूएस ओपन, ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर भाई। हार्ड कोर्ट पर कौन-सा? यूएस ओपन। अच्छा, आपसे पूछें कि 2023 में ऑस्ट्रेलिया ओपन को किसके द्वारा जीता गया पुरुष एकल का खिताब? तो वो जीता भाई नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने। आप ध्यान रख लेना, इस बार 2023 में नोवाक जोकोविच ने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और यूएस, ये 3 जीते हैं किसने? नोवाक जोकोविच ने, जो किस देश के प्लेयर हैं? सर्बिया देश के ये प्लेयर हैं। और जो विंबलडन ओपन है 2023 वाला, ये किसके द्वारा जीता गया था? तो ये जीता गया था पुरुषों में कार्लोस अल्कराज के द्वारा। जो अपने कार्लोस अल्कराज हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है स्पेन देश से बिलोंग करते हैं वे कौन? कार्लोस अल्कराज। और महिला में बात करें कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है महिलाओं का, वो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है आर्यना सबालेंका के द्वारा। आर्यना सबालेंका, ऑस्ट्रेलिया ओपन इनके द्वारा जीता गया। और जो आर्यना सबालेंका है, इनका संबंध किससे है अभी? बेलारूस की ये प्लेयर हैं कौन? आर्यना सबालेंका। और फ्रेंच ओपन महिला में किसने जीता? ईगा स्वितेक के द्वारा इसको जीता गया। और ईगा स्वितेक का संबंध किस देश से है? पोलैंड देश के जो है प्लेयर हैं। और विंबलडन ओपन ये किसके द्वारा जीता गया? मार्करेटा वांद्रेसोवा के द्वारा। किसके द्वारा भाई? मार्करेटा वांद्रासोवा के द्वारा जो इसको जीतना का काम किया गया था। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो चेक गणराज्य की हैं अपने कौन भाई? मार्करेटा वांद्रासोवा। और यूएस ओपन ये किसके द्वारा जीता गया? कोको गॉफ के द्वारा। और कोको गॉफ कहाँ से बिलोंग करती हैं? यूएस से ही बिलोंग करती हैं भाई, ठीक है, यूएसए के ही प्लेयर हैं। और इनके द्वारा क्या जीत लिया गया है? यूएस ओपन जो है वो जीत लिया गया है। और जो ये विंबलडन है ना, ये अपना कहाँ पर खेला जाता है? इंग्लैंड देश के अंदर खेला जाता है। ये विंबलडन इंग्लैंड देश का ये क्या है अभी? शहर है। दिवंगत हुए डॉली बेड के आविष्कारक कौन थे? जो डॉली बेड है, उसका क्लोन तैयार किया था किस व्यक्ति के द्वारा? इयान विल्मुट के द्वारा भाई। और जो इयान विल्मुट हैं, और इसी साल इनका क्या हो चुका है भाई? निधन हो चुका है इयान विल्मुट का। तो विश्व की सबसे पहले जो अपनी क्लोन है वो किसकी बनाई गई थी? भेड़ की क्लोन सबसे पहले बनाई गई थी। किसके द्वारा? इयान विल्मुट के द्वारा बनाई गई थी। तो अभी 2023 में इनका क्या हो चुका है भाई? निधन हो चुका है। और आपसे पूछें डेनिस ऑस्टिन, इनका भी प्रेजेंट टाइम में क्या हो चुका है अभी? इनका भी प्रेजेंट टाइम में निधन हो चुका है। और जो डेनिस ऑस्टिन है, इनके द्वारा किसका जो है वो आविष्कार किया गया था? पावर पॉइंट बनाने के लिए, जो पावर पॉइंट बनाने के लिए जो अपना सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वो कौन थे भाई? डेनिस ऑस्टिन थे। तो अभी इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। और एक अपने थे भाई कौन? जॉन वॉर्निक। जो जॉन वॉर्निक हैं, ये अपने किसके सह संस्थापक थे? तो अडोब के सह संस्थापक थे जॉन वॉर्निक। इनका भी क्या हो चुका है? इनका भी निधन हो चुका है। और एक थे अपने गॉर्डन मूर भाई। गॉर्डन मूर ये अपने किसके सह संस्थापक थे? इंटेल के सह संस्थापक थे। इंटेल जो कंपनी है उसके सह संस्थापक कौन थे अपने? गॉर्डन मूर। इनका भी निधन हो चुका है। और एक थे अपने वी दोषी, बालकृष्ण विठल दोषी। इनका भी निधन हो चुका है, जो भारत के क्या है भी? वास्तुकार थे। क्या थे? वास्तुकार थे। और एम एस स्वामीनाथन, भारत में इनको क्या कहा जाता था? हरित क्रांति का जनक। तो एम एस स्वामीनाथन का भी क्या हो चुका है अभी? तो एम एस स्वामीनाथन का भी निधन जो है वो हो चुका है, जो भारत में क्या कहा जाते हैं? हरित क्रांति के जनक इनको जो है वो कहा जाता है। और टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, ये किसको कहा जाता है? तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है बिंदेश्वर पाठक को भी। बिंदेश्वर पाठक को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो जाना जाता है, ठीक है। और इनका भी क्या हो चुका है? निधन हो चुका है भाई। 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जो 49वां G7 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ भाई? हिरोशिमा के अंदर जो इसका आयोजन किया गया। और हिरोशिमा ये अपने किस देश का एक शहर है? ये जापान देश का ये शहर है हिरोशिमा। और G7 में बात करें कितने देश हैं? 7 देश हैं इसके अंदर। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। इसको हम एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, गर्लफ्रेंड को जूस पिला दिया भाई, ठीक है, गर्लफ्रेंड को जूस पिला दिया। यानी कि जी से अपना क्या बनेगा? जर्मनी, एफ से अपना फ्रांस, और जे से अपना जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, सी से कनाडा और ई से अपना क्या? इंग्लैंड भाई, ठीक है। तो ये 7 सदस्य देश हैं अपने किसके अंदर? G7 के अंदर। और आपसे पूछें
G20 की अध्यक्षता ये कौन कर रहा है प्रेज़ेंट टाइम में? तो वो कर रहा है अभी भारत। और कौन-से नंबर की अध्यक्षता की इसने? 18वीं नंबर की अध्यक्षता की है भारत के द्वारा। और 80 की अध्यक्षता 2023 में कौन कर रहा है? तो वो भी कर रहा है भारत। और अब की बार 141वीं जो अपना ओलंपिक कमेटी है, उसकी अध्यक्षता भी कहाँ पर हुई? भारत में हुई। और भारत में भी कहाँ पर हुई भई? मुंबई के अंदर जो इसकी अध्यक्षता हुई। और नेक्स्ट ईयर G20 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी भी ब्राज़ील देश के द्वारा। किस देश के द्वारा की जाएगी ये? ब्राज़ील देश के द्वारा। G20 की अध्यक्षता नेक्स्ट ईयर ब्राज़ील देश के द्वारा जो है वो की जाएगी। रिक्की गेज ने कितनी बार ग्रैमी पुरस्कार जो है वो जीता है? तो जो ग्रैमी पुरस्कार है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन-सा पुरस्कार? ग्रैमी पुरस्कार। और इसकी शुरुआत कब हुई थी भई? 1959 में ग्रैमी पुरस्कार की जो है वो शुरुआत की गई थी। तो जो भारतीय हैं अपने रिक्की गेज, इनको 3 बार ग्रैमी पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। और आपसे पूछें कि 2023 में कौन-से नंबर का ग्रैमी पुरस्कार था? तो ये कौन-से नंबर का था अपना? 65वें नंबर का जो ग्रैमी पुरस्कार था, ये अपना अब की बार था। और इसमें रिक्की गेज को जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया गया। और एक पुरस्कार ध्यान रख लेना, एमी पुरस्कार। इसका संबंध किससे है भई? तो इसका संबंध है टेलीविज़न जगत से। टेलीविज़न जगत से है अपना कौन-सा पुरस्कार भई? एमी पुरस्कार। और एमी पुरस्कार ये किसको दिया गया था? तो एमी पुरस्कार ये दिया गया है 2023 में एकता कपूर को भई। एकता कपूर को एमी पुरस्कार 2023 जो है वो दिया गया था। काला जीरा चावल को जीआई टैग दिया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? तो जो काला जीरा चावल है, इसका संबंध है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा राज्य का है अपना काला जीरा चावल। और हाल ही में इसको क्या दिया गया है? जीआई टैग जो है वो दिया गया है। और मणिपुर का कौन-सा चावल है जिसको जीआई टैग मिल रखा है? काला चावल। ओनली काला चावल आए तो आपका आंसर क्या करना है? मणिपुर। और काला जीरा चावल ये किस राज्य का है भई? तो ये है अपना उड़ीसा राज्य का। जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और जीआई एक्ट किस वर्ष में आता है अपना? तो ये आता है 1999 में। और भारत में लागू कब होता है? 2003 में जीआई जो एक्ट है लागू किया जाता है। और भारत का प्रथम प्रोडक्ट कौन-सा है जिसको जीआई टैग मिला था? तो वो थी भई दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय जो किस राज्य की है अपनी? पश्चिमी बंगाल राज्य की है दार्जिलिंग की चाय। ये भारत का प्रथम प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग जो है वो दिया गया था। जो जीआई टैग है, ये इसकी अवधि कितने सालों के लिए होती है? तो 10 सालों के लिए जो इसकी अवधि होती है किसकी भई? जीआई टैग की, ठीक है? 10 सालों के लिए जो वैलिड होता है अपना जीआई टैग। तो अभी काला जीरा चावल जो उड़ीसा राज्य का है, इसको क्या मिला भई? जीआई टैग मिला। एक जम्मू-कश्मीर का ध्यान रख लेना, जम्मू-कश्मीर का है अपना मुस्क बुद्जी चावल। मुस्क बुद्जी चावल ये कहाँ का है? तो ये है जम्मू-कश्मीर का, जिसको क्या दिया गया था? जीआई टैग जो है वो दिया गया था। तो ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। और अगर आप हमारे परीक्षा बिंदु चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।